ओके ओके देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन मैनेजमेंट पे मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों से। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में स्टडी नोट 2 का जो भी थ्योरी था कंप्लीट कर हो गया, हम लोग का डिटेल्स में ही कर चुके हैं। स्टडी नोट 1 में तो पूरा का पूरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था ऑपरेशन मैनेजमेंट का, उसमें भी हम लोगों ने डिटेल्स डिस्कशंस कर चुके हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऑपरेशन मैनेजमेंट का थर्ड नोट्स जो है, ठीक है, स्टडी नोट 3 जो है उस पे चर्चा करना है, ठीक है। तो स्टडी नोट 3 में बात करते हैं। चलो मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और डायरेक्ट टॉपिक में आ जाता हूँ कि इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपको मैं स्क्रीन शेयर करके रखा, ठीक है। तो ये रहा आपका स्टडी नोट 3 जो बेसिकली ऑपरेशन मैनेजमेंट में डिज़ाइन ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल पे बात करता है। अब ये डिज़ाइन ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल ये क्या है, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल ये क्या है, इसमें ऐसा क्या चीज़ हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट में समझ सकते हैं एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, दैट इज़ द बिग चैलेंज। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन यहाँ पर मेनली क्या क्या चीज़ डिस्कस करना है आप देख सकते हैं आराम से। प्रोडक्ट डिज़ाइन पे डिस्कस करेंगे, प्रोसेस डिज़ाइन एंड सिलेक्शंस पे डिस्कस करेंगे, प्रोसेस प्लानिंग पे डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्रोसेस सिलेक्शन। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट डिज़ाइन के बारे में मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि हम लोग डेली लाइफ में हज़ारों प्रोडक्ट्स मार्केट का यूज़ करते हैं, है ना, करते कि नहीं करते, बहुत सारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट हम लोग मार्केट का यूज़ करते हैं उसका डिज़ाइन हमें अट्रैक्ट करता है। सिंपल बोले तो ऐसा लगता है कि कोई नया प्रोडक्ट ही हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे उसके अंदर वाला प्रोडक्ट शायद पुराना वाला पैकेट के जैसा ही है, बट फिर भी तो प्रोडक्ट डिज़ाइन उसको देखने में कैसा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, आगे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स तो ज़रूर बताएंगे, बट बिफोर दैट क्या ये बताते हैं, एक बार देख लेते हैं। प्रोडक्शन और ऑपरेशन स्ट्रेटेजी इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोडक्ट डिजाइन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। एज प्रोडक्ट आर डिजाइंड ऑल द डिटेल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच प्रोडक्ट आर एस्टेब्लिश्ड। एक प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है और उसका डिटेल कैरेक्टरिस्टिक भी एस्टेब्लिश किया जाता है। ईच प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्टली अफेक्ट्स हाउ द प्रोडक्ट कैन बी मेड और प्रोड्यूस्ड, that is process technology or process design, and how the product is made determines the design of the production system, productions design, which is the heart of productions and operations strategy. Just a minute, मैं आता हूँ आपको practically. Further, product design directly affects product quality, production cost. Please point to be noted है, product design directly affects, product design क्या क्या चीज़ को affect करता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन अफेक्ट करते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी को, प्रोडक्ट का कॉस्ट को, एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये तीनों चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट डिज़ाइन के साथ। हेंस द डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट इज क्रूशल। प्रोडक्ट का डिज़ाइन बहुत ही क्रूशल है टू सक्सेस इन टूडेज ग्लोबल कंपटीशन। ये जो आज के डेट में जो ग्लोबल कंपटीशन चल रहा है, ग्लोबल कंपटीशन क्यों, आज दुनिया भर का प्रोडक्ट हर एक कंट्री में मिलता है, बिकॉज वर्ल्ड इज़ नाउ ग्लोबलाइज्ड। अब ग्लोबलाइज्ड का मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया का प्रोडक्ट ही सिर्फ इंडियंस को यूज़ करने को मिलेगा। ग्लोबलाइज्ड इन द सेंस कि आज अगर पूरा दुनिया ना एक ओपन इकोनॉमी के साथ चल रहा है, मतलब पूरा का पूरा मार्केट ओपन है एक्सेप्ट फ्यू सेक्टर्स, होल मार्केट इज ओपन। मतलब यूएस का प्रोडक्ट भी इंडिया में बिक रहा है, इंडिया का प्रोडक्ट भी यूएस में बिक रहा है, इंडिया का प्रोडक्ट यूके में सेल हो रहा है, यूके का प्रोडक्ट भी यहाँ पर सेल हो रहा है, जापान का प्रोडक्ट यहाँ पर सेल हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट भी जापान जा रहा है, अगर हम लोग वो क्वालिटी मेंटेन कर पाते हैं तो पॉइंट क्या है, पॉइंट एकदम बहुत सिंपल है कि अगर आप फॉरेन मार्केट में आपका प्रोडक्ट का, आपका सर्विस का डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, तो आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस उसका डिज़ाइन के बेस पे उस मार्केट पे सेल हो जाएगा। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। जैसे कि इंडियन आईटी सेक्टर्स, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड सा, इंडियन आईटी सेक्टर्स वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव्ड आईटी सेक्टर्स है। मतलब जो बीपीओ सर्विस और केपीओ सर्विस इंडिया प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। स्पेशली अगर कुछ फेमस कंपनीज के बारे में भी आप जानते हो, है ना, फेमस कंपनीज लाइक टीसीएस, ओके, फेमस कंपनीज लाइक टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट तो फॉरेन कंपनीज ही है, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, ठीक है,
इन्फोसिस, ठीक है, दीज आर दी फेमस ब्रांड जिसको आप समझ सकते हो, ठीक है, कि जो मतलब बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सर्विसेज है, मतलब मैं बेसिकली यही कहना चाहता हूँ कि सपोज मानो कि यूएस में कोई कंपनी है, एक हॉस्पिटल है, उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं यहाँ के इन्फोसिस, मतलब वहाँ पर जो पर्टिकुलर मानिए कि एक हेल्थ सेक्टर चलता है, एक बड़ा सा नर्सिंग होम है, लाइक जैसे कि अपने इंडिया में जैसे अपोलो चलता है, काइंड ऑफ जैसे इंडिया में अपोलो चलता है, नारायणा चलता है, कोकिलाबेन हॉस्पिटल्स जैसे चलता है रिलायंस का, तो इस तरह का टाटा फोर्टिस चलता है। तो ऐसा बहुत सारा कंपनीज वहाँ पर चलता है। सपोज एक एग्जांपल्स मैं हेल्थ सेक्टर से कनेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी सेक्टर्स आप ले सकते हो, देयर इज अ हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, देयर आर लॉट्स ऑफ सेक्टर्स। तो जैसे हेल्थ सेक्टर्स का सारा डेटा मेंटेन कौन करेगा, यहाँ पर इंडिया में बैठ के इन्फोसिस करेगा, ठीक है। क्या करते हैं बेसिकली, देखिए ना, आईटी सर्विस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या आता है, बिजनेस डेटा को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सपोर्ट देना पड़ता है। ये ग्लोबल लेवल पे काफ़ी सारा जगह में इसका एस्टेब्लिशमेंट कर चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये न्यूयॉर्क में भी इसका स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इंडिया का कंपनी ही है, बट न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में भी ये लिस्टेड है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट यही है कि अगर आप उस लेवल का सर्विस प्रोवाइड कर पाते हो, उस लेवल का डिज़ाइन क्रिएट कर पाते हो आपका प्रोडक्ट का या फिर आपके सर्विस का, तो आपका प्रोडक्ट दुनिया भर में सेल होगा। आपका प्रोडक्ट दुनिया भर में सेल होगा। आप इंडिया का कंपनी बना के, जैसे इंडिया में इन्फोसिस करके दिखाया, जैसे इंडिया में टीसीएस करके दिखाया, और इंडिया में आईटी सेक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है। और इसका लास्ट 10-15 ईयर्स स्पेशली आफ्टर 2000, ठीक है, इंडियन आईटी सेक्टर्स डे बाय डे बूम किया है, डे बाय डे बूम हुआ है। बूम मतलब एक टॉप लेवल में पहुंचा है। और स्पेशली इसका मैक्सिमम 80% इंडियन आईटी सर्विस, जैसे टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, ठीक है, ये मेनली यूएस को प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज यूएस में बहुत सारा कंपनीज का आपका मतलब बेसिकली बर्थ प्लेस है। और इसके साथ इंडिया का स्पेशली आईटी सर्विस बहुत अच्छा चलता है। यूके के साथ भी इंडिया अच्छा करता है इस तरह का सर्विस देने में। यूरोपियन और भी कंट्रीज को दे रहा है, तो डे बाय डे इंडिया और इम्प्रूव कर रहा है आईटी सर्विस में। तो इस पूरा का पूरा खेल में इसका जो सर्विस डिज़ाइन है, ये बहुत इम्प्रूव एक केसेस है। अब चलो सर, मैं आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन पे बात करूंगा, ठीक है। तो चाहे सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट हो, आपको मेनली जो इस बात पे ध्यान देना है ना, दैट इज प्रोडक्ट डिजाइन। मतलब देखियो, आप जो सर्विस दे रहे हो वो भी तो एक तरह का प्रोडक्ट ही है। तो बेसिकली प्रोडक्ट क्या है आपका, वो उसका डिजाइन कैसा होगा, ये सारा का सारा मैटर, प्रोडक्ट का सेल, प्रोडक्ट का बिजनेस, सारा का सारा खेल इम्पैक्ट देता है बिजनेस पे। ओके, आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो। मैं यही सोच के, इसी उम्मीद के साथ मैं और आगे का बात रखता हूँ आपके सामने। एक गुड प्रोडक्ट डिज़ाइन कैन इम्प्रूव द मार्केटेबिलिटी। अगर एक प्रोडक्ट का डिज़ाइन अच्छा हो ना, तो उसका मार्केटेबिलिटी अच्छा होता है। A product by making it easier to operate or use, upgrading its quality, improving its appearance and reducing manufacturing cost. Very important. एक अच्छा चीज़ याद आया, एक्चुअली क्या हुआ, कुछ दिन पहले मैंने मार्केट से एक गुड नाइट का पैक खरीदा। ऐसे ही मैं नॉर्मली उतना रिसेंट ट्रेंड्स में बहुत दिन में बहुत कुछ खरीदा नहीं, मार्केट में जाके कोई ना कोई लाके ही देता है। बट उस दिन मैंने खरीदा तो मेरे नज़र में थोड़ा ज़्यादा आ गया। तो मैंने ना गुड नाइट का एक प्रोडक्ट खरीदा। मैं आपको बताता हूँ कि ये गुड नाइट का प्रोडक्ट एक केस स्टडीज़ की तरह आप समझ सकते हो, और ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट डिज़ाइन चैप्टर को एकदम आप अंदर से समझ पाओगे। चलो मैं कोशिश करता हूँ। तो न्यू, आई होप आपने भी ऑब्जर्व किए होंगे आपके घर पे, अगर आप लोग गुड नाइट वगैरह या ऑल आउट वगैरह यूज़ करते हो, तो मैंने ये ऑब्जर्वेशन गुड नाइट कंपनी से लिया। तो गुड नाइट, पहले तो मैं आपके साथ बात करूंगा गुड नाइट के बारे में, ठीक है। गुड नाइट न्यू, कुछ गोल्ड, गुड नाइट गोल्ड बोल के कुछ एक आया है, गोल्ड फ्लैश। आई होप आपने देखा होगा, गुड नाइट गोल्ड फ्लैश। मैं बस इसके इमेज पे जाऊंगा, 2 सेकंड। हाँ, जस्ट लुक, यही चीज़ मैं आपसे समझाना चाहता हूँ। गुड नाइट का जो ओल्ड पैक है और गुड नाइट का जो न्यू पैक है, इसमें आप फ़र्क देखना। पहला बात, इसका पैकेट इतना बड़ा है, मैं तो पहले सोचा कि इतना बड़ा पैकेट में क्या है, फिर बाद में पता चला अच्छा। आप अगर पहले वाला गुड नाइट अगर आपने देखा होगा, मैं आपके ओल्ड गुड नाइट पैक भी दिखाता हूँ। सिर्फ गुड नाइट लिखता हूँ, देखते हैं कि कुछ पुराना इमेज दिखाते कि नहीं। गुड नाइट क्या बोलते हैं इसको, गुड नाइट
मॉस्क्यूटो कॉयल, ये वाला। हाँ, ये पुराना वाला है, ठीक है। मैं इमेज पे जाऊं तो क्या दिखेगा पुराना वाला मुझे? पुराना वाला ये, जस्ट आप ये वाला चीज़ देखो, ठीक है। ठीक है, मैं आपको इमेज पे ही मेनली फोकस करवाना चाहता हूँ। जस्ट लुक दिस, एक बार आप ये वाला इमेज देखो, ठीक है, और एक बार आप ये वाला इमेज देखो। आपको समझ में आएगा कि दोनों का डिज़ाइन क्वालिटी में फ़र्क आया है। ये जो गुड नाइट फ्लैश है और ये जो है, ठीक है, इसका आपको पता है कि आप बहुत बार इसको यूज़ कर चुके होंगे शायद, कि इसका जो है ना पूरा ओवरऑल है ये, मतलब किसी भी एरिया में ना ये आपका, मतलब ये पूरा का पूरा ना एक पूरा होल है, ठीक है। मतलब इट्स अ कंप्लीट। लेकिन आप न्यू पैकेट देखो एक बार, जस्ट मेरा कोशिश करो, ये जो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, इसका देखो ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाला हिस्सा ना ये खाली रखा है। तो इसमें एक दो चीज़ हुआ है, ठीक है। ये जो हिस्सा खाली कर दिया गया ना, इसमें दो चीज़ हुआ है। पहला बात, आपका मटेरियल कॉस्ट कम हो रहा है। दूसरा, ये डिज़ाइन भी इसका गजब हो रहा है, ठीक है। इट्स लुक गुड, इट्स लुक कैची, ठीक है। इसका कॉम्पिटिटर भी है बहुत सारा गुड नाइट का, ठीक है। गुड नाइट के कॉम्पिटिटर्स में आपका क्या नाम है, ऑल आउट आ जाएगा, ठीक है। गुड नाइट के कॉम्पिटिटर में ऑल आउट है, और भी कंपनीज है, मुझे सारा का सारा नाम अभी याद नहीं आ रहा है। और तो ये मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि ये जो अचानक से एक गोल्ड फ्लैश बोल के निकाल दिया, तो क्या इससे पहले वाला गुड नाइट कम काम करता था, ये वाला कुछ ज़्यादा काम करता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहला वाला गुड नाइट और अभी वाला गुड नाइट में ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ भी फ़र्क नहीं आया। यही गैप के बारे में बात कर रहा था मैं। ये देखो, इसका डिज़ाइन काफ़ी कैची हुआ है, और इसका जो सबसे बड़ा बात देखो, डिज़ाइन भी कैची कर दिया गया। न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन के साथ-साथ यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ होता था, ये मटेरियल भी यहाँ से गायब हो गया। तो मटेरियल कॉस्ट भी बच रहा है। इसका जो ओल्ड पैक में जो मटेरियल कॉस्ट लग जाता था, ये वाला मैं बात कर रहा हूँ। इसमें जो मटेरियल कॉस्ट लगता था, उससे इसका मटेरियल कॉस्ट कम लग रहा है। साथ में डिज़ाइन भी बढ़िया। ये आप ऐसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझ सकते हो, ठीक है। दाम में फ़र्क कितना है आई डोंट नो, ये 218 का है 2 पैक का, और इसका रखा है 85। आई थिंक ये एक का बता रहा है। जो भी हो, दैट दाम अभी मैं मैटर पे नहीं जा रहा हूँ। करेंट मेरा फोकस एरिया है इसका डिज़ाइन पे, मैं मेनली बात कर रहा हूँ कि इस तरह से इसका प्रोडक्ट डिज़ाइन को कैची किया, जिसमें इसका मटेरियल कॉस्ट जो है, ये मटेरियल कॉस्ट कम रखे, द मेन फोकस। और दूसरा पॉइंट, डिज़ाइन भी बढ़िया रहे जो मार्केट में कंपटीटर को आउट कर दे। तभी ना गुड नाइट में जो लोग कॉस्ट अकाउंटेंट है, जो भी इसको बनाते हैं, इसको हमेशा यही सोचना पड़ रहा है। गुड नाइट सर बड़े ब्रांड का है, आई थिंक हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का ब्रांड है गुड नाइट। गुड नाइट आई थिंक एचयूएल का ही प्रोडक्ट होगा। गुड नाइट ब्रांड ओन्ड बाय, नहीं सॉरी, आईएसएस ग्लोबल, गुड सॉरी गोदरेज का है, नॉट सॉरी, आई एम रॉन्ग, ठीक है। गुड नाइट जो है सर, ये आईएसएस ग्लोबल गोदरेज का है, ठीक है। गोदरेज का आता है गुड नाइट, मैंने मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो मतलब मैं बेसिकली यही कहना चाहूँगा कि ये जो गोदरेज कंपनी ने जिस तरह से इसका प्रोडक्ट डिज़ाइन पे ध्यान रखा, या फिर जिस तरह से वो चेंज कर रहा है, इसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यही मेनली यहाँ पर खेल है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा समझाने का कोशिश किया। ए गुड प्रोडक्ट डिज़ाइन कैन improve the marketability. I hope you understand it now easily of a product by making it easier to operate or use, upgrading its quality, improving its appearance, and reducing manufacturing cost. That's the main theme here. Okay, what does product design do? प्रोडक्ट डिज़ाइन करता क्या है? बड़ा सिंपल सा सवाल है कि प्रोडक्ट डिज़ाइन करता क्या है? द एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन इंक्लूड translating customer needs and wants into product and service requirement. That is all about marketing. प्रोडक्ट डिज़ाइन हो या सर्विस डिज़ाइन हो, जैसे कि मैं आपको सर्विस सेक्टर्स में भी बात कर रहा था कि प्रोडक्ट डिज़ाइन हो या सर्विस डिज़ाइन हो, उसका मेन वर्क होता है सर मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग, जैसे अगर आप फ़ोन में देख लो ना, फ़ोन में देख लो कि डे टू डे कितना सारा न्यू न्यू स्मार्टफ़ोन आ रहा है, ठीक है। न्यू स्मार्टफ़ोन कितना सारा आ रहा है, आप देख सकते हो।
सारा दिन अगर आप देखो कि हर महीने में कुछ ना कुछ स्मार्टफोन्स आ रहा है। तो न्यू स्मार्टफोन इन इंडिया, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है, एप्पल है, नोकिया है। अब नोकिया को ही देख लो, नोकिया तो स्मार्टफोन मार्केट में ही नहीं था। हाँ, और कितना मतलब वो फिर भी कोशिश किया अपने आप को ये टेक्नोलॉजी अडेप्ट करके अपने आप को मार्केट में लॉन्च करने का। वो कोशिश किया था, ब्लैकबेरी के साथ टाई अप किया था, माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप किया था। बट कहीं ना कहीं स्मार्टफोन में उसको दिक्कत हो गया, बट नॉर्मल वाला फोन में तो वो मार्केट लीडर था। ठीक है, तो समय के साथ मतलब हर एक कंपनी को अपने आप को ना बदलना पड़ता है, उसका डिज़ाइन को बदलना पड़ता है, उसका फीचर्स को मॉडर्न डे के साथ अपडेटेड रखना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो एप्पल हर मतलब टाइम टू टाइम किस तरह से अपना वर्जन्स लाता है। जैसे एप्पल का भी चल रहा है, आई थिंक 11 चल रहा है ना? तो एप्पल में 11, आईफोन में 11 चल रहा होगा। ये वन प्लस, ये तो मतलब आफ्टर एप्पल की वन ऑफ द मोस्ट साउटिंग मतलब मोबाइल ब्रांड करेंटली वन प्लस। हाँ, तो इसका भी डिज़ाइन लुक्स काफ़ी इम्पैक्ट देता है ना, काफ़ी इम्पैक्ट देता है मार्केट में। जिनके हाथ होते हैं वो एक अपने आप को एक गुड फीलिंग के साथ इसका ब्रांड को मतलब और इम्प्रूव करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ प्रोडक्ट डिज़ाइन कैन इम्प्रूव द मार्केटेबिलिटी, हाउ सर्विस ऑफ दैट प्रोडक्ट मतलब डिज़ाइन ऑफ द सर्विस इम्प्रूव देयर मार्केटेबिलिटी। तो ये जो है ना, यही ऑपरेशन मैनेजमेंट है। ऑर्गेनाइजेशंस में ना, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में आप एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट काम करो, तो आपके दिमाग में ये सब होना चाहिए कि ट्रांसलेटिंग कस्टमर नीड्स, कस्टमर क्या मांग रहा है, समय का मांग क्या चल रहा है। बेसिकली यही सिंपल बात मैं कह सकता हूँ कि व्हाट टाइम्स वांट फ्रॉम यू। ठीक है, तो जो समय का मांग है आप उसको पूरा करने का कोशिश करो, तो फिर आप मार्केट में रहोगे। जैसे कि ग्लोबल वर्ल्ड है, कॉम्पिटिशन्स बहुत है। रिफाइनिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही थोड़ा रिफाइन करना है, डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्शंस, फॉर्मुलेटिंग क्वालिटी गोल्स, क्वालिटी एश्योरेंस भी करना है ना? समय के साथ साथ जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, नोकिया अपना क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाया अप टू डेट मार्केट के साथ। बट नोकिया के साथ एक कंपनी था उस टाइम पे, सैमसंग, जो अपने आप को मार्केटेबल रखा, है ना? नोकिया के साथ उसका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था सैमसंग मार्केट में, नॉर्मल फ़ोन में, सैमसंग लेकिन अपने आप को रख पाया था। बट रिसेंटली सैमसंग को भी टक्कर दे दिया सर, वो जो मी बोल वाले हैं ना सर, मी, Xiaomi, रेडमी, हाँ, रियलमी। ठीक है, ये जो ब्रांड है ये काफ़ी टक्कर दे दिया है। इवन रियलमी का जो ब्रांड है ना सर, रियलमी, साओमी, जो भी ब्रांड है, ये अभी वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट है, और ये सब एक ही ब्रांड के अंदर आता है, मी ब्रांड के अंदर आता है। इसका एक ही सिंगल कंपनी है। ओके सर, उसमें ज़्यादा मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा अभी। फिलहाल मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो घुमा फिरा के कॉस्ट को काम करना है, क्वालिटी को एश्योरेंस करना है, फॉर्मुलेटिंग कॉस्ट टारगेट्स, मतलब अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू से ना कॉस्ट टारगेट को ना फॉर्मुलेट करना है। मतलब इन सिंपल आपको कैसे भी करके कैसे भी करके जो प्रोडक्ट कॉस्ट है ना, उसको एक प्रॉपर तरीके से रखना है। कॉन्स्ट्रक्टिंग एंड टेस्टिंग प्रोटोटाइप, मार्केटिंग प्रोडक्शंस, मतलब एक अलग अलग टाइप में प्रोडक्ट को लाना है। एंड डॉक्यूमेंटिंग स्पेसिफिकेशंस, प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो व्हाट डज प्रोडक्ट डिज़ाइन डू? आई होप आपको समझ में आया, एक बार प्लीज़ गो थ्रू कीजिएगा। रीजंस फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन, ये तो मैंने आपको तब से वो ही बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट डिज़ाइन करने का क्या रीजंस है। ठीक है, रीजंस फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन इज टू ऑफर न्यू प्रोडक्ट टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। The second most important reason is to make the business grow and increase profit. Also, when productions gains, productivity gains result in production reductions of वर्कफोर्स, मतलब जब अगर प्रोडक्टिविटी गेन्स होता है तो वो वर्कफोर्स को रिडक्शन करते हैं। डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट कैन मीन एडिंग जॉब्स। अगर आप न्यू प्रोडक्ट ऐड करते हो ना, तो उसमें आपको जॉब भी क्रिएट होता है, आप सरप्लस वर्कफोर्स को भी रख पाते हो, और आपका ले ऑफ करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता। इस पे ऑर्गेनाइजेशंस का इमेज और अच्छा होता है, ऑर्गेनाइजेशंस और मूव ऑन करते हैं। रिट्रेंचमेंट या ले ऑफ करने का ज़रूरत नहीं होता, मतलब जो एम्प्लॉय को छांटना पड़ता है कि नहीं मेरा कैपेसिटी फुल हो गया। नहीं सर, कैपेसिटी कभी फुल नहीं होता। मतलब अगर एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे हम लोग अकाउंटेंसी में पढ़ते थे, गोइंग कंसर्न, मतलब ऑर्गेनाइजेशन रोज कुछ ना कुछ कर रहा है, रोज कुछ ना कुछ सोच रहा है, और अपने आप को समय के साथ हमेशा एकदम एकदम अपने आपको ना कभी कभी समय से आगे भी लेके जाता है, कभी समय के साथ भी चलता है। तो ये होता है ना एक प्रॉपर टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन का अचीवमेंट। जैसे कि आप देख सकते हो रिसेंट ट्रेंड में मोबाइल ब्रांड में, जैसे कि मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मी ब्रांड जो था है, या फिर आप एप्पल का बात मैं क्या करूँ, दुनिया का सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। और क्यों है? इसका मेन है उसका प्रोडक्ट डिज़ाइन, है ना? एप्पल क्यों वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड है? इसलिए वो एप्पल दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है क्योंकि एप्पल
अपना ब्रांड वैल्यू रखता है सर, ठीक है। एप्पल अपना ब्रांड वैल्यू रखता है। एप्पल का हेडक्वार्टर अगर आप देखो, मिला था, ये देखो मैं जा रहा हूँ एप्पल हेडक्वार्टर में। नहीं, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये नहीं, एप्पल का हेडक्वार्टर ये वाला नहीं, स्टोर, या फिर ये कुछ और का है, ये भी एप्पल का ही है, बट एप्पल का जो मेन हेडक्वार्टर है ये अलग है। ओके ठीक है, मैं कभी फिर से दिखा दूंगा आपको, कैलिफोर्निया में ही है, ठीक है। अभी मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए। अब देखो सर, मैं आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन पे अगर मैं बात कर लूँ, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट जनरेशन इन द लॉन्ग रन, ऑब्वियसली, टू अचीव द डिजायर्ड प्रोडक्ट क्वालिटी, टू रिड्यूस द डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट टू द मिनिमम। डेवलपमेंट का टाइम भी कम करना है और कॉस्ट को भी कम रखना है, to reduce the cost of the product and to ensure productability and manufacturability, design for manufacturing and assemble। मतलब इसको मैन्युफैक्चर भी करना चाहे या फिर असेंबल करना चाहे आपको इजी हो जाए। क्या क्या फैक्टर प्रोडक्ट डिज़ाइन को मेनली इम्पैक्ट देता है? कौन सा फैक्टर? जैसे कि मैं आईफोन को एग्जांपल्स पे ला रहा हूँ, तो आप आईफोन पे भी समझ सकते हो। आईफोन का, आईफोन के लिए एक बेस्ट एग्जांपल इस तरह से मैं आपको दे सकता हूँ कि क्या क्या फैक्टर्स। तो ऑब्वियसली कस्टमर नीड तो है ही ना, हाँ, कस्टमर नीड तो है ही, ठीक है। चलो मैं एप्पल का ऑफिशियल साइट में ही विजिट करता हूँ। गजब का है इन लोगों का जो वेबसाइट का डिज़ाइन भी गजब है, देख ही पा रहे हो आप, ठीक है। मतलब आईफोन 12 प्रो आ रहा है, आ गया है सर, आप देख सकते हो 1,19,900 का आईफोन 12, आईफोन 11, आईफोन 39, मतलब काफ़ी डेवलप हो रहा है सर डिज़ाइन इसका, देखो आप, ठीक है। ways to buy, ठीक है, why apple is the best place to buy iphone, featured accessories, जस्ट लुक, हाँ, कि क्या इसका डिज़ाइन है, क्या इसका फीचर्स है। तो बेसिकली वाई, मतलब मैं आपको एप्पल का प्रमोट नहीं करवा रहा हूँ, ये दुनिया का नंबर वन ब्रांड है, बट ये दुनिया का नंबर वन क्यों है? ठीक है, कोई ब्रांड ऐसे ही दुनिया का नंबर वन नहीं होता, ऑब्वियसली उसके पीछे उसका कुछ रीज़न रहता है। ये देखो सर, आईफोन 12 प्रो का आप डिज़ाइन देखो, वेबसाइट में भी ये किस तरह से अपना डिज़ाइन को रख रहा है, ठीक है। मतलब ये आपको दर्शाता है कि प्रोडक्ट डिज़ाइन कितना वैल्यूएबल एक कॉन्सेप्ट होता है, कि जिसको, मतलब ये जो लुकिंग्स है इसका, रियल में इसका लुकिंग्स इतना अच्छा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर ही दिख रहा है, रियल में इतना बहुत ही अच्छा है ये, मतलब टॉप क्लास, ठीक है। एक मतलब इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ना, ये सीरियसली मतलब अनबिलीवेबल बिल्ड क्वालिटी है, ठीक है। रिसेंटली ये आईफोन पे केस भी हुआ है कि वो बोलता है ना कि वो उसका पानी में गिरने से भी कुछ नहीं होता। एक केस हुआ है, मतलब बाय मिस्टेक हो गया होगा शायद, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कुछ दिक्कत था, बट मतलब एज एज सच वो सही बोलता होगा, बट कुछ सम केसेस में दिक्कतें हुआ है, ठीक है। तो दैट इज़ द मेन थीम, कि किस तरह से आईफोन देखो, ये अपने आप को किस तरह से शो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब टॉप क्लास इमेज दिखा रहा था, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रो कैमरा सिस्टम, ठीक है। तो जो भी है इसका, जो भी डिज़ाइन है, जो आपको इसका देखो फ़ोटो क्वालिटी, हाँ, फ़ोटो क्वालिटी देखो आप, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ये करता रहता है ना अपने आप को डिज़ाइन पे, इसी इसी यही चीज़ ना इसको बिज़नेस में टिका के रखते हैं, ठीक है। आपको मैं एप्पल इसलिए बार-बार इस तरह से दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपको यही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ये जो चैप्टर है ना ऑपरेशन मैनेजमेंट का, ये आपको इसी लेवल पे समझा सकता है जो एक्चुअली एप्पल करके दिखाते हैं, ठीक है। गूगल में भी आप देखो ना, गूगल में अपने आप को किस तरह से यूट्यूब में चेंजेस लाया, गूगल में चेंजेस लाया। तो इस तरह से गूगल भी अपना ब्रांड को, वो एक सर्विस ओरिएंटेड है, ये एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। गूगल का मेनली सर्विस मेनली है गूगल का, है ना। तो गूगल मेनली सर्विस से इनकम करते हैं, बेसिकली मार्केटिंग से, ठीक है। डिजिटल एड जिसको हम लोग गूगल एड्स कहते हैं, गूगल एडवर्ड्स बोल के था पहले, फिर है आपका बहुत सारा है जिसमें मतलब गूगल का मेन बिजनेस है, और भी है बहुत सारा प्रोडक्ट है गूगल का। मैं आपको गूगल का क्या क्या प्रोडक्ट है एक बार बस यहीं से आप देख सकते हो।
गूगल का प्रोडक्ट का ना लिस्ट आपको इधर से थोड़ा सा पता चल जाएगा। ये देखते हो ना गूगल का एप्स, यहाँ पर कोई भी गूगल के इस पे जाओ और इस पे ऐड क्लिक करो, आपको गूगल का क्या क्या बिजनेस है ना और कहाँ कहाँ से गूगल रेवेन्यू कमाते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो सर, ये है गूगल सर्च, ये गूगल माई बिजनेस मतलब लोकल सर्च इंजन के लिए, इसमें भी अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट में इनकम करते हैं। मैप्स, यूट्यूब, गूगल प्ले स्टोर, गूगल न्यूज़, गूगल जीमेल, गूगल मीट, गूगल ड्राइव, कैलेंडर, फोटोज, आप इसके आ जाओ, शॉपिंग भी आ गया, गूगल डॉक्स, शीट, स्लाइड्स, हैंगआउट, ब्लॉगर, बुक्स, कीप, जैमबोर्ड। ये इसका जैमबोर्ड का तो एक अलग ही लेवल का स्क्रीन मिलता है मतलब मार्केट में। पॉडकास्ट, गूगल एड्स, ठीक है, गूगल कलेक्शंस, ठीक है, मोर फ्रॉम गूगल, मतलब क्या नहीं है इसके पास। ठीक है, मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि आप जस्ट देखो इसका क्या क्या प्रोडक्ट है। ठीक है, क्रोम बुक, गूगल क्लासरूम, गूगल जी सूट फॉर एडुकेशन, देर आर लॉट्स ऑफ, मतलब ये देखो लिस्ट, देखो सर इसका पूरा प्रोडक्ट लिस्ट देखो। तो ये क्या क्या कोशिश नहीं कर रहा है। यूट्यूब म्यूजिक अलग से निकाला, अब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है किसी कंट्री में, किसी कंट्री में थोड़ा कम पॉपुलर होते हैं, ये तो डिपेंड करते हैं। गूगल बिजनेस लेवल के लिए देखो क्या क्या प्रोडक्ट है, एडमॉब, ब्लॉगर, ठीक है, बिजनेस मैसेज, एडसेंस, एंड्रॉयड, गूगल क्लाउड, ठीक है, ये तो पूरा का पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्वर है सर। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्वर में से एक है, तीन सर्वर मेनली अच्छा है। एक माइक्रोसॉफ्ट का आपका आता है एज्योर, ठीक है, एक आता है आपका अमेजन का AWS, अमेजन वेब सर्विस, एंड गूगल क्लाउड। इन तीनों में से मतलब ये बहुत ही बड़ा है सर। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख सकते हो गूगल, ये गूगल डिजिटल गैरेज से भी मेरा काफ़ी सारा स्टूडेंट्स है, आप लोगों में से कोई ना कोई कोर्स वगैरह कर चुके हो जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल कोर्स है इन दी मॉडर्न कॉमर्स वर्ल्ड में अपने आप को मतलब एट पर रखने के लिए। ठीक है, कुछ चीज़ें ना एक एडिशंस होना चाहिए अपने नॉर्मल करियर के साथ साथ। मैं भी सबको सजेस्ट करता रहता हूँ, आप मुझे पूछ सकते हो। गूगल वर्क स्पेस, सर्विस, टैग मैनेजर्स, ठीक है, ये है बस हो गया सर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए। जैसे कि गूगल क्लाउड हो गया, गूगल मैप का प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। एनालिटिक्स, इसमें ना बहुत कुछ पता चलता है कि क्या चल रहा है, आपके वेबसाइट वगैरह जो रन होता है उसमें सही तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गूगल पे आप लोग जानते हो, ठीक है। तो इतना सारा प्रोडक्ट है, इतना सारा सर्विसेज के साथ गूगल अपने आप को बनाते हैं। तो दीज आर दीज कंपनीज, हाँ, जो कंपनी अपने आप को समय टाइम टू टाइम बना के रखेगा ना, तो वही चीज़ है सर कि जो आपको प्रोडक्ट मतलब डिज़ाइन प्रोडक्ट का सब कुछ क्यों, मतलब ऐसा क्या बात होता है जी जो प्रोडक्ट डिज़ाइन पे आपको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही आ जाता है। फैक्टर्स पूछ रहे हैं सर, देखो सर मैं आपको प्रैक्टिकल बार बार क्यों दिखाता हूँ, ताकि आपको ये सब पॉइंट याद रखने में सुविधा हो जाए। कस्टमर्स रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको पहले देखना है। गूगल ऐसे ही नहीं बना दिया, वो देखा कि नीड है इस तरह का चीज़ों का। तो जो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को समझते हैं कि रियल में प्रॉब्लम क्या है, वो ढूंढो पहले। कि अगर प्रॉब्लम ढूंढ पाओ ना और उसको सॉल्व करो ना, हम लोग प्रॉब्लम से डरते हैं कई बार। प्रॉब्लम से जो डर गया सर वो तो मर गया। प्रॉब्लम जो ढूंढता है और उसको जो सॉल्व करता है, उसी में तो दिलचस्पी होना चाहिए। और वही कंट्री, जिस कंट्री में ये वाला बात होना, वही कंट्री अपने आप को दुनिया में अव्वल नंबर बनाते हैं सर। अव्वल समझते हो ना सर, नंबर वन टॉप पोजीशंस पे, जिनके अंदर ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जितना ज़्यादा है। जैसे ये दुनिया तो आप बार बार रोज ही मैं दिखाता हूँ आर्ट आपको, ठीक है, घूमना घुमाने लेके चलता हूँ, बट दैट इज़ द मेन थीम कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे आप चाइना को देखो, चाइना एक चीज़ अच्छा करता है कि उसका एजुकेशन लेवल अभी भी वो लेवल तक नहीं पहुंचा है रिसेंट मॉडर्न डेज में। एक टाइम पे तो टॉप क्लास था, लेकिन अभी चाइना एक चीज़ पे तो बहुत माहिर हो चुका है। भाई दुनिया में कोई कुछ भी बनाए, वो उसका एक सस्ता वाला वर्जन तो बना के छोड़ेगा, है ना। मतलब चाइना के पास ये नॉलेज तो है कि भाई दुनिया कोई कुछ भी बनाए, वो उसका एक अपना ही वर्जन बना के दिखा देगा आपको। है तो ऐसे तो है बहुत बड़ा कंट्री, बट दम भी है इसका, ये भी मैं मानता हूँ। और सबसे इनोवेटिव कंट्री, सबसे इनोवेटिव, पूरा दुनिया इसको सलाम मारता है सर। इतना छोटा सा आइलैंड कंट्री है, ठीक है, बट सर क्या बताऊं आप लोगों को कि इससे तो दुनिया को सीखना चाहिए। मतलब ये ईस्ट में है, सबसे पहला सूरज का किरण भी इनको मिलता है, द सन रेज, दे गॉट मतलब दे गेट फर्स्ट इन द वर्ल्ड डेली, एंड देयर दिमाग इज ऑल्सो टॉप लेवल, मतलब दे रियली हैव अ टॉप क्लास ब्रेन। एंड वो लोग इसका इज्जत भी करता है, उनका जो टीचिंग्स है ना, आई डोंट नो कि कौन कितना मानते हैं, बट सीरियसली इनका जो शिक्षा है ना ये टॉप लेवल है, तभी तो कंट्री इतना डेवलप है।
तो सोच ही होता है जो इंसान को टॉप टॉप क्लास बनाते हैं। और यही चीज़ ये चैप्टर भी आपको सिखाते हैं। कस्टमर्स रिक्वायरमेंट कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। कन्वीनियंस ऑफ द ऑपरेटर और यूजर्स, ट्रेड ऑफ बिटवीन फंक्शंस एंड फार्म, मतलब ट्रेड ऑफ मतलब सिर्फ प्रॉफिटेबल सिचुएशंस में पहुंचने के लिए जो डिजाइन शुड कंबाइन बोथ परफॉर्मेंस एंड एस्थेटिक्स एंड अपीयरेंस विद द प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द टू। टाइप्स ऑफ मटेरियल्स यूज्ड, किस तरह का मटेरियल आप यूज कर रहे हो, वर्क मेथड्स एंड इक्विपमेंट्स कैसे यूज कर रहे हो। जस्ट इमेजिन गूगल एप्पल, इस तरह से आप सोचो तो आप समझ पाओगे क्या वर्क मेथड आप अचीव कर रहे हो। कॉस्ट प्राइस रेशियो, सर टॉप क्लास फोन बनाना बहुत अच्छा लगता है पर उस पर कॉस्ट भी लगता है। जैसे अभी अभी आपने देखा कि एप्पल का जो न्यू वर्जन्स जो निकला, एप्पल का जो न्यू वर्जन्स निकला, जो आपका एप्पल आईफोन 12 जो है, ठीक है, एफएन आईफोन 12 का जो कॉस्ट है सर, इसका दाम कुछ इतना किया है। जस्ट हम लोगों ने देखा 1,12,000 समथिंग। हाँ, 1,12,000 समथिंग इसका दाम रखा है सर। जस्ट लुक हियर, ठीक है, 6.1 इंच और 6.7 इंच का है, काफ़ी बड़ा है, नॉर्मल एप्पल का फ़ोन से बड़ा ही रखा है। 5G कैपेबल A14 बायोनिक चिप, आई डोंट नो, इतना सारा मुझे भी नहीं पता क्या होता है। बट इसका दाम, इसका जो कॉस्ट प्राइस रेशियो है कि ये दाम मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी तो टॉप क्लास समझ में आ ही रहा है, बट व्हाट अबाउट द कॉस्ट, व्हाट अबाउट द प्राइस, ठीक है, क्या दाम में वो मार्केट में बेच पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंसी रखता है सर। दैट्स मतलब ये कुछ कुछ पॉइंट जो है ना, ये काफ़ी वाइटल्स होते हैं। तो एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, ये कॉस्ट अकाउंटेंट का ना सीएमए वाले का ना, ग्लोबल सीएमए जैसे यूएस सीएमए हो या इंडियन सीएमए हो या सीमा लंदन वाले हो, दे ऑल मस्ट हैव some idea about these kind of things and they must contribute to the economy in their country। बुलेट ट्रेन बन रहा है, क्या खर्चा करके बुलेट ट्रेन बनाया जाएगा, उस पर क्या कॉस्ट प्राइस रेशियो होगा, प्रोडक्ट डिज़ाइन कैसे होगा। जानते होंगे आप लोग, शायद खबर सुने होंगे कि बुलेट ट्रेन का पहला प्रोजेक्ट ऑलरेडी दिल्ली मुंबई या मुंबई से अहमदाबाद का जो रूट है वो उसमें बन रहा है। इंडिया अपने कलकत्ता में भी मिला है सर, हावड़ा से बनारस तक और बनारस से दिल्ली तक का बुलेट ट्रेन का ट्रैक बनने का ऑलरेडी गवर्नमेंट अलॉटमेंट मिल गया है। रोड का भी सर्वे मतलब जो सर्वे है वो भी हो गया है। अब देखना होगा कि पहले तो मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर चालू होने दीजिए, फिर पता चलेगा कि इंडिया में बुलेट ट्रेन का क्या कॉस्ट आएगा। सर 300 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होगा, मतलब आप 1 घंटे में 300 किलोमीटर जा सकते हो अगर वो प्रॉपरली जाए। सर 300 छोड़ो, अगर 200 भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो प्लेन का सब्स्टिट्यूट आ जाएगा एरोप्लेन का, और बहुत अच्छा होगा। इट्स वेरी टॉप क्लास एक्सपीरियंस जो जिस तरह के जापान को मिलता है, चाइना के पास भी है, फ्रांस के पास है सर, बहुत सारे टॉप क्लास कंट्रीज के पास है। प्रोसेस कैपेबिलिटीज, इफेक्ट ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, तो न्यू प्रोडक्ट आने से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में क्या इफेक्ट आएगा। इसमें आप एप्पल का एग्जांपल फिर से मैं आपके सामने ले सकता हूँ। ये न्यू फोन आने से क्या पुराना फोन बंद हो जाएगा। देखना पड़ेगा ना क्या कस्टमर स्ट्रेटिफिक, मतलब कस्टमर्स का क्या लेवल अप है, मतलब कौन सा लेवल ऑफ कस्टमर्स कितना है, कि क्या अभी अगर मैं आईफोन 12 इंडियन मार्केट में लाऊं तो क्या सारा का सारा लोग आईफोन 12 में शिफ्ट हो जाएगा। क्या इंडिया में जो 135 करोड़ पॉपुलेशन है, दे आर रेडी टू ग्रैब आईफोन 12 इन 1,19,000, कितना प्रतिशत लोग, हाउ मच परसेंटेज लोग इसमें शिफ्ट करेगा, कितना सारा लोग इसमें अभी न्यूली सोचेगा कि नहीं मुझे आईफोन 12 में ही फिक्स रहना चाहिए, या कितना प्रतिशत लोग ये सोचेगा कि नहीं ओके आईफोन 11 ठीक है, या कौन सोचेगा कि सर आई एम ओके विथ 39,900 फ़ोन वाला में ही ठीक ठीक हूँ मैं। तो उनको वो भी देखना चाहिए होता है कि वो अपना फ़ोन का प्राइस कैसा रखे और पुराना फ़ोन का जो मॉडल चल रहा है उसका क्या होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सोचना चाहिए, तभी तो प्रोडक्शंस करना है ना। अगर मैं नया लाऊंगा क्या पुराना प्रोडक्शंस करना बंद कर दूंगा। सर ऐसा नहीं होता है, नया लाएंगे तो पुराना भी रहना पड़ता है, बिकॉज मार्केट डिमांड रहता है, वो भी परसेंटेज वाइज यू हैव टू कैलकुलेट एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। एग्जिस्ट इफेक्ट ऑन एग्जिस्टिंग पैकेजिंग, ऑब्वियसली पैकेजिंग अट्रैक्टिव होएगा तो फिर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। नेक्स्ट थिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड प्रोडक्ट डिज़ाइन, ठीक है। एक गुड प्रोडक्ट डिज़ाइन का कैरेक्टर क्या क्या होता है, बड़ा ही सिंपल पॉइंट है, फंक्शंस और परफॉर्मेंस, है ना। उसका फंक्शंस एंड उसका परफॉर्मेंस उसको दिखाते कि हाँ उसका डिज़ाइन से is what the customer expects the product to do or solve his or her problem or to offer certain benefits leading to satisfactions। For example, a customer for a motorbike expects the bike to start with a few kicks on the kick pedal and also expects some other functional aspects such as pickup, maximum speed, engine power and fuel consumptions।
Appearance or aesthetics, this include the style, color, look, feel, which appeals to the human sense and adds value to the product. Reliability, this refers to the length of time product can be used before it fails. In other words, reliability is the probability that a product will function for a specific time period without failure. Maintainability refers the restoration of a product once it is failed. High degree of maintainability is also desired so that the product can be restored, repaired to be used with a short time after it breakdowns. This is also known as serviceability. तो कोई भी कस्टमर्स प्रोडक्ट को खरीदने से पहले ना ये सब चीज़ों के बारे में सोचता है, तभी जाके वो प्रोडक्ट खरीदने जाता है। जिसमें ये सब नहीं मिलेगा ना, वो प्रोडक्ट में कभी जाना पसंद नहीं करता, वो सर्विस में जाना पसंद नहीं करता। जो सर्विस, अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं, एक बार सर्विस मिलने के बाद मुझे कभी दोबारा सर्विस नहीं मिलेगा, तो वो सेकंड टाइम वो सर्विस चूज़ नहीं करेगा। तो जो सर्विस बिज़नेस करते हैं उनको उस तरह से सोचना चाहिए होता है, जो प्रोडक्ट का बिज़नेस करता है उसको उस तरह से सोचना चाहिए होता है। एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट चीज़ इज़ सिम्प्लिफिकेशंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्डाइजेशंस, मतलब एक ऐसा स्टैंडर्ड लेवल बनाओ ताकि सबके लिए इंपॉर्टेंट हो और हर जगह में मिले, ऐसा एक कॉन्सेप्ट के साथ बनाया जाए। एक स्पेसिफिकेशंस भी होना चाहिए। सेफ्टी ऑब्वियसली, अगर जैसे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हो या फिर मोटर बाइक्स हो, सेफ्टी तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा कंसर्न है। नेक्स्ट इज प्रोसेस डिजाइन एंड सिलेक्शंस, कि प्रोसेस डिजाइन क्या क्या मैटर पे प्रोसेस डिजाइन एंड सिलेक्शंस इंपॉर्टेंस ही रखता है। जैसे आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, प्रोसेस डिजाइन एंड सिलेक्शंस जो है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर टू द कस्टमर्स, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, कितना वॉल्यूम ऑफ आउटपुट करेंगे, काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन्स अवेलेबल इन द फार्म, whether equipment and machine should be of special purpose or general purpose, cost of equipment and machine needed, kind of labor skills available, amount of labor available and their wage rates, expenditure to be incurred for manufacturing process, whether the process should be capital intensive or labor intensive। ये तो इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा सवाल है कि मैं ये काम मशीन से करूँ या फिर लेबर लगा के करूँ। आज मैं अपने घर में बात कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने देखा, मेरे को पता चला कि वो मेरे नेटिव में, क्योंकि पापा का ट्रांसपोर्टिंग का काम है ना, तो वो जैसे भगवान के मंदिर में मतलब मैंने देखा कि वहाँ पर वो जैसे ढाक बजता है, आप लोगों ने सुना होगा, ढाक बजता है, घंटा बजता है ना। तो जो घंटा या घंटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, वैसे टंग करके मारते हैं ना, तो वैसे टंग करके जो घंटा या घंटी बजता है, फिर ढाक जो होता है ना, उसका एक मशीन निकल गया। मतलब अभी कोई ढाकी वगैरह होता है ना, उसको ऐसे करके ढिंकू नकुड़ नक्कू नकुड़ ऐसा करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो ना एक मशीन आ गया, वो मशीन ही घंटा को भी बजा देगा, तबला को भी बजा देगा, सब कर देगा। तो पॉइंट क्या है कि ये क्या हो गया, ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो गया। अगर लेबर इंटेंसिव होगा तो वो मैनुअल लेबर आके काम करेगा। तो इस तरह का चीज़ें भी समझना पड़ेगा कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से चलाऊं। मेक और बाय डिसीजंस एंड मेथड ऑफ हैंडलिंग मटेरियल इकोनॉमिकली, कितना सस्ते में मैं वो वाला प्रोडक्ट को मैं इजीली हैंडल कर सकता हूँ इकोनॉमिकल लेवल पे। तो ये प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन एंड सिलेक्शंस के टाइम पे यू हैव टू थिंक अबाउट एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशंस। प्रोसेस प्लानिंग पे अगर बात करा जाए तो प्रोसेस प्लानिंग आपको ये बताते हैं 3 प्राइमरी क्वेश्चंस टू बी एड्रेस्ड बिफोर डिसाइडिंग और प्रोसेस सिलेक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मच वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस विल दिस सिस्टम नीड टू हैंडल, कितना वैरायटी प्रोडक्ट ये सिस्टम हैंडल करने के लिए सोच रहा है, ज़रूरत कितना है। व्हाट डिग्री ऑफ इक्विपमेंट फ्लेक्सिबिलिटी विल बी नीडेड एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड वॉल्यूम आउटपुट, कितना आउटपुट आएगा, मतलब 500, 1000, 1 लाख, 2 लाख, कितना टन आएगा, कितना केजी आएगा, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। तो ये आ जाता है प्रोसेस प्लानिंग पे। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिकली सीखना पड़ेगा। ये जो चैप्टर अभी समझ रहे हो ना, तो यही सब चीज़ें आपको सीखना है। ओके, अगर नेक्स्ट में बात करूँ आपसे, प्रोसेस प्लानिंग तो आपने देख लिया। अब नेक्स्ट आता है प्रोसेस स्ट्रैटेजी। अब प्रोसेस स्ट्रैटेजी जब आप करोगे ना, तो उसमें आपको क्या चीज़ पे ध्यान देना है। जैसे प्रोसेस स्ट्रैटेजी में आपका मेन ध्यान रहेगा मेक और बाय डिसीजंस, कि बनाओगे या खरीदोगे, बनाओगे या फिर खरीदोगे। प्रोसेस स्ट्रेटेजी में ये चीज़ें भी देखना पड़ता है कि अगर मैं ये चीज़ किसी और से खरीद लूँ तो मेरा कितना खर्चा आ जाएगा, अगर मैं खुद बना लूँ तो मेरा कितना खर्चा आ जाएगा। तो ये हो जाता है डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस के ऊपर, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट, क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस्ड। So hence it is necessary that a firm has a sound process strategy at the time of selecting the process. Make or buy, capital intensive and labor intensive, ठीक है। और प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोसेस में कितना फ्लेक्सिबिलिटीज रहेगा। मेक और बाय डिसीजंस आपको वही सिखाएगा। देखो यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है,
बहुत इजीली। फॉर रेफर टू द एक्सटेंट टू विच ए फार्म विल प्रोड्यूस गुड्स और प्रोवाइड सर्विस इन हाउस और गो फॉर आउटसोर्सिंग। मतलब किसी और से खरीद लेगा क्या, सब कॉन्ट्रैक्टिंग देके, या किसी को बोलेगा कि बाई कर लेगा, या फिर वो खुद बनाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये मोबाइल कंपनीज जो है ना, ये भी कोशिश करता है कि सारा का सारा चीज़ खुद नहीं बनाता। जैसे ये ग्लास किसी और से लेता होगा, ठीक है, या फिर कैमरा किसी और से लेता होगा, ठीक है, ये कैमरा बिल्डअप ये नहीं करेगा। ये बेसिकली इसका जो अंदर का वाला जो मदरबोर्ड वगैरह है ना, उस पे ध्यान देता है, डिपेंड करता है। जैसे एप्पल शायद सब कुछ खुद करता होगा, या फिर कोई और कंपनी है जो इसका साउंड किसी और से लेता है, इसका कैमरा किसी और से लेता है, ठीक है, तो कैमरा किसी और का, साउंड किसी और का, ठीक है, तो वो सिर्फ क्या करते हैं, ग्लास किसी और का, इवन पीछे का जो ये प्लास्टिक का या फिर मेटल का जो भी इसका पीछे का जो स्ट्रक्चर है, ये भी किसी और से लेगा। वो बस बेसिकली अंदर वाला जो मदरबोर्ड है ना सर, जिसको हम लोग आईफोन बोलते हैं ना सर, आईफोन का जो आईओएस मतलब इन ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर जैसे गूगल के केस में हम लोग एंड्रॉयड बोलते हैं, तो ये गूगल वाले एंड्रॉयड पे ध्यान देता है, बाकी चीज़ किसी और से लेता होगा, या फिर वो खुद ही उसको इन हाउस बिल्ड करता है। तो ये बाई करेगा या मेक करेगा, ये चीज़ें कुछ समझना पड़ता है कि भाई मैं कौन सा चीज़ पे फोकस करूँ। ठीक है, तो आई होप अब आप समझ पा रहे हो कि पॉइंट क्या जा रहा है। ओके, कैपिटल इंटेंसिटी आप समझ गए, प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी, इट्स ओके। अच्छा, अब प्रोसेस स्ट्रेटेजीज में बात करते हैं। प्रोसेस स्ट्रेटेजी आपको क्या सिखाते हैं? प्रोसेस स्ट्रेटेजी में ना आपको कुछ ये पॉइंट पे ध्यान देना पड़ता है। प्रोसेस फोकस, रिपीटेटिव फोकस, प्रोडक्ट फोकस। मैं आपको एक एग्जांपल्स दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रोसेस सिलेक्टेड मस्ट फिट विथ वॉल्यूम एंड वैरायटी। ठीक है, प्रोसेस आप किस तरह का बिजनेस करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेस जो सिलेक्शंस आप कर रहे हो ना, उसका वॉल्यूम एंड वैरायटी क्या बनेगा। ठीक है, जस्ट मिनट, थोड़ा पानी पी लिया। ठीक है, तो प्रोसेस फोकस में यू कैन से इजीली कि देखो, हाई वैरायटी, वन और फ्यू यूनिट्स पर रन, वैरायटी हाई होगा, फ्यू यूनिट्स पर रन अलाउ करेगा कस्टमाइजेशन पे। प्रोसेस फोकस में जैसे कि देखो, आप यहाँ देख सकते हो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ प्रोजेक्ट जॉब शॉप्स होते हैं, जैसे कि मशीन्स बना जाता है, प्रिंटिंग होता है, कारपेंट्री होते हैं। इस तरह का केसेस में प्रोसेस फोकस में हाई वैरायटी ऑफ वन और फ्यू यूनिट्स पर रन अलाउज कस्टमाइजेशन। कुछ होते हैं रिपीटेटिव फोकस में काम करते हैं, कुछ प्रोसेस फोकस में काम करते हैं, कुछ रिपीटेटिव फोकस में काम करते हैं, और कुछ प्रोडक्ट फोकस में काम करते हैं। जैसे अगर मैं आपको प्रोडक्ट फोकस में बात करूं, जैसे स्टील, स्टील का मेन ध्यान रहता है कि प्रोडक्ट का फोकस रहता है। ग्लास, ब्रेड, वो बस कोशिश करता है कि उसका प्रोडक्ट सही तरह से बन जाए। ठीक है, लॉन्ग रन ओनली, चेंजेस इन एट्रीब्यूट्स, ग्रेड, क्वालिटी, साइज, थिकनेस, इसी पे इसका मेन ध्यान रहता है। आप अगर इस पे देखो, जैसे रिपीटेटिव के केस में, जैसे ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल्स, इसमें रिपीटेटिव फोकस, जैसे ये लोग हमेशा देखते हैं कि मॉडेस्ट रन, स्टैंडर्डाइज्ड मॉड्यूल, चेंजेस इन मॉड्यूल्स। ठीक है, मतलब एक इस तरह का कॉन्सेप्ट के साथ ये लोग चलते हैं, एक ही चीज़ करना पड़ता है, रिपीटेटिव फोकस, सेम चीज़ बार बार दोहराना पड़ता है। इनको क्या करते हैं ना, लॉन्ग रन में टिकना है, एट्रीब्यूट जो है, ग्रेड, क्वालिटी, ब्रेड का साइज हो, ग्लास का साइज हो, स्टील का साइज हो, थिकनेस, इस पे ध्यान रखना पड़ता है। और प्रोसेस फोकस जो हो गया ना, जैसे वो हाई वैरायटी वन पे जाना पसंद करता है, जैसे कि मशीन्स पे, प्रिंटिंग के केस में जो प्रिंटर्स वगैरह होते हैं ना, वो उसको ये सब चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो मशीन्स, प्रिंटिंग, कारपेंट्री, ठीक है, उनको क्वालिटी बहुत मेंटेन करना पड़ता है। तो ये रहेगा आपका। तो इधर आप देख सकते हो कि लो वॉल्यूम, इंटरमीडिएट, और ये हो गया आपका इधर, मतलब ये वाला एरिया ना वॉल्यूम को बताते हैं, और ये वाला एरिया आपका वैरायटी को बताते हैं। तो वैरायटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, वैरायटी मीन्स आपका फ्लेक्सिबिलिटी, एंड इधर आ गया आपका वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम में आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह का प्रोडक्ट का आप बिजनेस बनाना चाहते हो, उस पर आपका वॉल्यूम डिपेंड करेगा। मतलब देखो, प्रोसेस फोकस में आपका ये एरिया काम करता है। ठीक है, फिर आता है रिपीटेटिव फोकस में, ये एरिया काम करता है। फिर आता है प्रोडक्ट फोकस में। अब यहाँ पर कुछ इंडस्ट्री वाइज भी बोला हुआ है, जैसे जब आपका वेरिएबल कॉस्ट इज हाई, पुअर स्ट्रेटेजी, अगर स्ट्रेटेजी पुअर होगा तो वेरिएबल कॉस्ट हाई हो जाएगा। मॉडेस्ट मतलब सर कि
एक ओवरऑल चल रहा है। एंड इधर आप देख सकते हो हाई वैरायटी, जब आपका प्रोसेस फोकस चल रहा है यहाँ पर। तो हाई वॉल्यूम कंटिन्यूअस हो सकता है। पोस्ट स्ट्रेटेजी में आपका फिक्स कॉस्ट, चेंज ओवर कॉस्ट और हाई, एंड लॉन्ग रन में ओनली चेंजेस इन एट्रीब्यूट, गेट्स, क्वालिटी एंड साइज एंड थिकनेस। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट में भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप प्रोसेस सिलेक्ट करके काम करोगे। तो ये रहेगा आपका वॉल्यूम एंड वैरायटी के ऊपर डिपेंड करके प्रोसेस। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ देखा कि कितना तरह का प्रोसेस हो सकता है। गिव ए कंपेंसेशन कंपेरिजन ऑफ 3 चॉइस, नेमली प्रोसेस फोकस, रिपीटेटिव फोकस एंड प्रोडक्ट फोकस। अब एक बहुत ही वाइटल एंड इंपॉर्टेंट एरिया है, दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। चाहे दुनिया का कोई भी कंपनी हो, उसका जो भी ब्रांड है ना, उसका एक प्रोडक्ट का लाइफ का साइकिल होता है, प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है। जैसे आप आईफोन में देख पा रहे हो ना, आपके आंखों के सामने अभी आपने काफ़ी सारा आईफोन में देखा कि हर एक आईफोन का एक अपना एक ना टाइम लिमिट रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग जैसे आईफोन है, ठीक है, कि अगर ये आपके डिपेंड करता है कि आप क्या दाम का लेना चाहते हो। आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12, आईफोन 12 मिनी, ठीक है, थोड़ा छोटा वर्जन्स वाला, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि कितना सारा आईफोन। अगर मैं आईफोन एसी फर्स्ट जनरेशन में लेके चलता हूँ, ये आईफोन का शायद एकदम पहला वाला मॉडल है। इसका लाइफ साइकिल अभी करीब ख़त्म ही हो गया है, ठीक है। इसका दाम क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है। इसका तो दाम यहाँ पर दे भी नहीं रहा है, ठीक है। आ, इसका दाम पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पर। फीचर्स वगैरह तो दिख रहा है, इसका प्राइस यहाँ पर दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं। बट आपको मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो एप्पल का एकदम पहला वाला फ़ोन है, जैसे एप्पल आईफोन एसी फर्स्ट जनरेशन वाला, फिर आपने आईफोन 6 भी देखा रिसेंट ट्रेंड में, कुछ ही साल पहले चल रहा था। फिर अभी रिसेंटली आईफोन 12 प्रो चल रहा है, आईफोन 12 प्रो मैक्स भी चल रहा है, आईफोन 12 प्रो मैक्स भी चल रहा है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये देखो 1,29,000 का है। तो चाहे आईफोन 6 हो या आईफोन का एकदम पहला जनरेशन का हो, आईफोन सेकेंड जनरेशन भी आया था, ये देखो, ठीक है। आईफोन एसी सेकेंड जनरेशन भी आया था। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो कि आईफोन 8 प्लस, आईफोन एक्स। तो कौन सा प्रोडक्ट कितना दिन चलेगा, इट्स अ बिग डील, इट्स अ बिग थिंग। तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो यही चीज़ आप यहाँ पर आराम से समझ सकते हो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, कि एक रहता है इंट्रोडक्शंस, प्रोडक्ट आएगा मार्केट में, एंट्री एंट्री लेगा, दैट इज इंट्रोडक्शंस। फिर धीरे धीरे दो यहाँ पर दो लाइन है, हाँ। एक लाइन आपका सेल्स वॉल्यूम को जताते हैं, एंड दूसरा लाइन आपका प्रॉफिट एरिया को बताते हैं। जैसे जैसे आपका सेल्स बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। ऊपर में सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी इधर में बढ़ेगा। तो पहले इंट्रोडक्शंस होगा, फिर ग्रोथ रहेगा। जब सेल का ग्रोथ होगा तब आपका प्रॉफिट भी अपना पोजीशंस पे पहुंचेगा। फिर जब सेल्स लेवल अपना हाईएस्ट में पहुंचेगा ना, इसको कहते हैं मैच्योरिटी, तब आपका प्रॉफिट भी होगा हाई। जब सेल्स अपने टॉप में जा रहा है ना, तब आपका प्रॉफिट भी टॉप में जा रहा है, इसको कहते हैं मैच्योरिटी। एंड आफ्टर दैट आपका सेल्स डिक्लाइन करेगा तो आपका प्रॉफिट भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है ना, चाहे आप एप्पल से ले लो या फिर गुड नाइट से ले लो या फिर जो भी आप देखना चाहते हो दुनिया में, कोई भी प्रोडक्ट में आप कंसंट्रेशन करके देख सकते हो पीएलसी। तो प्लीज़ एक बार प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। आई डोंट थिंक कि इसमें आपको दिक्कत रहेगा। एंड फिर आता है सर प्रोसेस सिलेक्शंस पे। अगर आप प्रोसेस सिलेक्शंस पे देखो तो दिस मेजर प्रोसेस डिसीजंस आर डिस्कस्ड इन डिटेल। जैसे कि प्रोसेस चॉइस, प्रोसेस चॉइस में मेनली आपका 5 टाइप का होता है। एक होता है जॉब शॉप, दूसरा होता है बैच, तीसरा होता है रिपीटेटिव और असेंबली लाइन, चौथा होता है कंटिन्यूअस, एंड पांचवा होता है प्रोजेक्ट। जॉब शॉप प्रोसेस में क्या होता है, it is used in job shops when a low volume of high variety goods are needed. Processing is intermittent. Each job requires somewhat different processing requirement. A job shop is characterized by high customizations made to order, high flexibility of equipment, and skilled labor and low volume. A tool and die shop is an example of job shop where job process is carried out to produce one of a kind of tools. Firms having job shops often carry out, जैसे आप लोग जॉब कॉस्टिंग किए हो ना, वही वाला बात कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ काम आपको दिया जाएगा और आपको उसको करके दूसरा कंपनी को देना है, या फिर किसी जिसका ऑर्डर है उसको फुलफिल करके देना है। जैसे कि लेदर इंडस्ट्री में जो ग्लव्स बनाते हैं, कपड़ा इंडस्ट्री में जो कोई स्पेशल टाइप ऑफ थान बनाते हैं,
दैट इज जॉब सब प्रोसेस। फिर आता है बैच कॉस्टिंग, ये भी आप लोग बैच कॉस्टिंग में पढ़े हो, मुझे अलग से बताने का ज़रूरत नहीं है। तो ये जॉब कॉस्टिंग हो गया, ये बैच कॉस्टिंग हो गया, जहाँ पर एक बैच में पूरा 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 प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे पेंट बैच में होता है, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बुक, मैगजीन, ये सब बैच कॉस्टिंग के थ्रू से करना पड़ता है। फिर रिपीटेटिव प्रोसेस, जैसे कि जो प्रोसेस कॉस्टिंग में आप लोग देखे हैं ना, कि उसका एक मतलब प्रोसेस में जितना जाएगा, ठीक है, और बाई प्रोडक्ट वाला जो होता है, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, ठीक है, एक लाइन प्रोसेस सिस्टम से जाता है, दैट इज रिपीटेटिव प्रोसेस। ठीक है, तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया। फिर आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, एंड आफ्टर दैट होता है प्रोजेक्ट का प्रोसेस। जैसे प्रोजेक्ट प्रोसेस में यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे अगर आप कंटिन्यूअस प्रोसेस में देखो, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर स्टील, सुगर, फ्लोर या फ्लावर, जो भी बोलो आप, मतलब गेहूं, मैदा, इस तरह का, पेपर, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ठीक है, ये सब आ जाएगा आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस में। और प्रोजेक्ट प्रोसेस में आपका क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट प्रोसेस मतलब जब एक पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट, जैसे कि एक शॉपिंग मॉल, जैसे कि कोलकाता में सिटी सेंटर वगैरह होता है ना, जैसे कि वो कौन बनाया जानते हो, सिटी सेंटर, हर्ष नेवटिया सर, अंबुजा रियलिटी है ना सर, उसका बना हुआ है सिटी सेंटर। तो कोलकाता का वन ऑफ द बहुत ही रिचेस्ट बिजनेसमैन है अंबुजा रियलिटी, उन्हीं का है हर्ष नेवटिया। ठीक है, तो शॉपिंग सेंटर हो या डैम हो, ब्रिज हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फैक्ट्री हो, ठीक है, हॉस्पिटल्स हो, ये सब हो जाता है एक प्रोजेक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्मली ऑपरेशंस का जो मतलब आपका डिजाइनिंग के थ्रू से प्रोसेस सिलेक्शंस करके आपको काम करवाना होता है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कतें होना चाहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, फिर जहाँ पर जो भी और भी जो चैप्टर्स है उसका जो भी थियोरेटिकल पार्ट्स है, मैम तो मैथ्स आपको देख करा ही रहा है, मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं हर चैप्टर का जो थियोरेटिकल बेस है और जो काफ़ी वाइटल है, एग्जाम में काफ़ी सवाल होते हैं थ्योरी से, आप वो आप अच्छा एक जो मैं ज़रूर बताऊंगा, जो वर्क बुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ना, वो वर्क बुक से जो भी सवालें हैं थर्ड चैप्टर से, आप एक बार प्लीज़ उसको गो थ्रू कर लीजिए। दिक्कत हो तो मुझे पूछिए, ठीक है, आई डोंट थिंक दिक्कत नहीं होगा, अगर फिर भी हो जाए, जो भी वहाँ पर एमसीक्यूज़ है, मैचिंग है, आप प्लीज़ एक बार गो थ्रू कीजिए। अगर दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर पूछिए आप कि आपको किस पॉइंट पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो चलो, समझ में तो आपको आया, ये मैं भी समझ गया। ओके, समझ में आया ना? हाँ, ओके, अगर कोई सवाल हो तो फिर आप पूछ सकते हो मुझे बाद में। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। पूरा का पूरा चैप्टर एक बार से आप गो थ्रू करके वर्कबुक से सवाल थोड़ा सॉल्व कर लो, और जो मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस दिया उसको भी एक बार आप ज़रूर गो थ्रू कर लो। और कुछ नहीं चाहिए प्रिपरेशंस के लिए, इनफ है सर, बस थोड़ा मन लगा के एक बार ज़रूर देख लो चैप्टर को। थैंक यू, टाटा।